ख़त आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के सामने से की जानिब से, और उस ख़त पर अब परसों समाअत भी होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 रुकनी अपनी बेंच जो है समाअत करेगा, लेकिन उससे पहले उन्हीं 6 जजेस में से एक जज हैं बाबर सत्तार साहब, उनके खिलाफ एक बड़ी सख्त किस्म की सोशल मीडिया मुहिम शुरू है, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एलामिया जारी करके वजाहत जारी करनी पड़ी कि जनाब बाबर सत्तार साहब की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्लेयर्ड हैं और वो सारी वेरीफाइड भी हैं, और इसके अलावा वो अमेरिका की नेशनलिटी नहीं रखते, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं जिस पे वो ट्रैवल करते हैं। तो बाकी भी उनके बारे से डिटेल्स आज जारी करना पड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एलामिया की सूरत में। सर, क्या लग रहा है आपको, ये इस मुहिम के पीछे क्या हो सकता है, कौन हो सकता है, और इसके मकासद क्या हो सकते हैं? कुछ आपकी क्या इस पर कैलकुलेशन है? सर देखिए, मैं इस तरह की मुहिम को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देता, ना ही मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई मुहिम चलाता है और वो बेबुनियाद है तो उस पर ज़्यादा रिएक्ट करने की भी ज़रूरत है। होता ये है कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं तो जो थर्ड फोर्सेस हैं वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं, और ये फैक्ट है कि माजी में ऐसे फ़ैसले भी आए हैं जहाँ के अदलिया के जजेस जो हैं उन्होंने अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल के और एग्जीक्यूटिव में भी ये नवे मुदाखलत की, और उन्होंने पार्लिमान के मामलों में और मुकन्ना के मामलों में भी मुदाखलत की। तो ज़ाहिर सर फिर ख़त आ गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का, जिसने सूरत हाल को ज़्यादा तशवीशनाक बना दिया, और उस पर तजावीज़ वगैरह भी आ गई है, परसों उस पर समाअत होने जा रही है। क्या आपको लग रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह का एक्शन इस खत के ऊपर ले सकती है? तजावीज़ तो आ चुकी है तकरीबन तमाम जगहों से। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस मामले को खुश उसलूबी से तय करें, और उनका अगर अज़म है कि वो अदालतें जो है वो इंटरफियर नहीं करेंगी पाकिस्तान की किसी भी एग्जीक्यूटिव में या मुकन्ना में, तो डेफिनेटली उनको ये तवक्को रखनी चाहिए कि अदारा जात जो हैं वो भी उनके मामलात में उनसे इस तरह की तकाजा नहीं करेंगे कि अदलिया जो है वो अपनी लिमिट्स के अंदर रहे। और वल्लाह आलम ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ सुनने में आया, ये भी सुनने में आया कि माजी में कुछ जज साहिबान जो हैं उनका टिल्ट जो था किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ रहा, और कुछ ऐसे फैसले भी आए माजी में आने वाले दिनों में जहाँ पे कि लग रहा था कि अदलिया जो है कुछ जजेस जो हैं वो अपनी हदूद व क़यूद से बाहर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अदलिया की भी इज़्ज़त की जानी चाहिए। और माजी में क्या, वो तो आजकल भी एक जमात इल्ज़ाम लगा रही है कि अदलिया के कुछ चीज़ें वो कुछ जजेस की बात करते हैं कि उनका टिल्ट उनके खिलाफ है। वो आजकल भी एक पार्टी ने तरीके इंसाफ गिला कर रही है, वो तो आज भी चल रहा है सर। हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि इस तरह के जब केसेस लगते हैं पॉलिटिकल रिपरकशंस के, जब हमारी अदलिया दो किस्म के फ़ैसले करती है, कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस देती है, तो फिर जिस तरफ भी फ़ैसला आता है दूसरी साइड उसको क्रिटिसाइज़ करती है। तो ये पिछले अगर आप देखें जब से ये मौजूदा अदलिया जो है ये जब से बहाल हुई है इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के बाद, इतने सारे फ़ैसले आए हैं और उनमें मुतज़ाद फ़ैसले भी आए हैं, और उसकी वजह से खासा कन्फ्यूजन इस वक्त क्रिएट हुआ है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक आइनी पैकेज जो है वो आएगा, और उस आइनी पैकेज के ज़रिए ये जो अदलिया के कंटूर्स हैं इनको डिफ़ाइन किया जाएगा, ताकि ना तो कोई अदारा जात जो है वो अदलिया के मामले में मुदाखलत कर सके, ना अदलिया जो है अदारा जात के मामले में मुदाखलत कर सके। दोनों का डोमेन बिल्कुल अलहदा है। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे ये क्लियरली डिमार्केट हुआ है, लेकिन ये जो हाइपर एक्टिव अदलिया जो कि इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के बाद मार्ज़े वजूद में आई, जिसको मैं समझता हूँ कि एक आज़ाद अदलिया तो थी, लेकिन ये एक मादर पिदर आज़ाद अदलिया बन गई थी, और मुझे नज़र आ रहा था कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूजन मच सकता है, और अब ये मैच्योरिटी के साथ सबको इसको ख़त्म करना है और मुल्क को लेके आगे चलना है। और मैं नहीं समझता कि इस इल्ज़ाम तराशी जो एक दूसरे की तरफ हो रही है, हमें चाहिए कि हर किसी का मौक़िफ़ जो है उसको समझा जाए। इस वक्त तो कमाल इन्होंने कर दिया, देखें 2 वज़ीर आज़म को इन्होंने गिरा दिया, 2 हुकूमतें गलत गिरा दी, फिर जनरल मुशर्रफ के बारे में ऑर्डर कर दिया कि अब उनको फांसी लगा दी जाए, एक वज़ीर आज़म को पहले फांसी लगा दी। अब सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से जिन लोगों का ताल्लुक है उनको भी अब फांसियाँ लगा रहे हैं, सियासी पार्टियों को भी अब फांसियाँ लगा रहे हैं। तो जज साहिबान जो बड़े बड़े जो साथ मुख्तलिफ अदवार में कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते थे और कभी वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ होते थे,
उनकी आप बहुत ज़्यादा उनको आसमान पे उठा रहे हैं। अदलिया के जजेस ने खुद कहा है कि अदलिया को अगर किसी ने कमज़ोर किया तो जजेस ने अंदर से कमज़ोर किया है। साबिक एक चीफ जस्टिस है, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि ये जो अदलिया की आज़ादी सलब हो रही है ये फ्रॉम विद इन हो रही है। अभी ये जो फाइज ईसा साहब से पहले जो चीफ जस्टिस तो काफी ज्यादा है, इस पे कोई शक नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं। उन्होंने जिस तरह से अदलिया की आज़ादी को पामाल किया था, लाइक माइंडेड जजेस को बिठा के वहाँ पे अपनी मर्जी के फैसले करने शुरू कर दिए थे। सारे नेशन वाइड उनका क्रिटिसिज्म हुआ था और नेशन वाइड डिमांड थी बहुत अहम केसेस में, जिनमें के पंजाब की हुकूमत गिरा दी गई थी और बहुत अहम फैसले किए गए तो अपने हम ख्याल जजेस के जरिए कर दिए गए। और फिर हम ख्याल जजेस जो हैं जिस तरह से मैदान छोड़ के भागे हैं, वो जो जस्टिस एजाजुल एहसन है वो देखें, आप उनको पता ही नहीं चल रहा वो क्यों चले गए हैं, कोई तो वजह होगी ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ तक इस क्या वजह बनी उनके जाने की? सर नहीं, मुझे स्पेसिफिक्स तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो बहुत खिलवाड़ कर रहे थे और उनको इस चीज़ का अदराक नहीं रहा था कि अदलिया का जो दायरा अख्तियार है वो महदूद है। वो तो अपने आप को इस तरह से उनके ज़हन में आ गया था, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। एक ऐसे शख्स जब जज बन जाता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन काम ही नहीं किया होता, एक कॉर्पोरेट काम थोड़ा बहुत करके तो वो जज बन जाता है और फिर पाकिस्तान के बड़े से बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से आप डील कर रहे हैं। ऐसा सर फिर क्या हुआ कि उन्हें जज बने जो कि कम से कम एक तरफ उन्हें वो नजर आता कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने जा रहे हैं और वो फिर वो छोड़ के चले गए, अपनी कुर्सी छोड़ के चले गए। ऐसा क्या हो गया? ऐसा सर गैर मामूली क्या था? सर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना, ये एक किस्मत की बात है, कोई शख्स बन जाता है, लेकिन इससे ये नहीं होता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गया तो वो अन्नदाता बन गया, कोई बहुत बड़ी चीज़ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक पब्लिक सर्वेंट होता है, एक बड़े ओहदे पे बड़े मनसब पे होता है, लेकिन होता पब्लिक सर्वेंट है। वो अवाम की खिदमत के लिए वहाँ बैठा होता है और पब्लिक को सर्व कर रहा होता है, तो उसको चाहिए कि अपने दायरा इख्तियार में रहे। और मैंने ये पहले भी कहा था, जब साकिब निसार ने बहुत ज़्यादा एक मुसीबत की थी और इस सरकारी अफसर को बुला, उस सरकारी अफसर को बुला, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर साकिब निसार को कोई शिकायत है या उनको लगता है कि उनके खिलाफ या किसी जज के खिलाफ किसी ने कोई क्राइम किया है, तो साकिब निसार साहब जाएं, थानेदार के पास जाएं, वहां जाके अपनी बारी का इंतजार करें और मुकदमा दर्ज कराएं। हम लोग जब जाते हैं अदालतों में केस दायर करने, तो हमारे जो सुन लेना, हमारा स्टाफ जाता है या जो भी है, हमारा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जाता है सुप्रीम कोर्ट में जाके केस दर्ज कराता है। ये तो नहीं है कि अब हम कहें जी हम वहाँ नहीं जाएंगे। इसी तरह से जो पुलिस है, थानेदार साहब हैं, दूसरे लोग हैं, उनके अहम फंक्शंस हैं, उनके अपना डोमेन है, इनका अपना डोमेन है, टैक्स अथॉरिटीज़ का अपना डोमेन है। हमने हर किसी का एक दूसरे का ख्याल रखना है, हर किसी की इज्जत करनी है। इसीलिए आइन में एक प्रोविजन है जिसमें लिखा है डिग्निटी ऑफ मैन। वहाँ डिग्निटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर या डिग्निटी ऑफ प्रेसिडेंट या डिग्निटी ऑफ चेयरमैन सेनेट या डिग्निटी ऑफ चीफ जस्टिस का जिक्र नहीं है। तो चाहिए जाए कि हम जज की डिग्निटी को सारी डिग्निटीज के ऊपर करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। सर मुझे ये बताइए, अभी आपने एक आईनी पैकेज का जिक्र किया कि आईनी पैकेज आ रहा है, क्या उस पर काम शुरू हो चुका है? आपकी इतलात क्या है? और सर उसमें एक सबसे ज़्यादा जो काबिल जिक्र चीज़ है जिस पे काफ़ी ज़्यादा बात पिछले काफ़ी दिनों से हो रही है, काफ़ी हफ्तों से हो रही है, कि वो आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी। क्या वो 3 साल का फिक्स टेन्योर भी हो सकता है या किसी और हवाले से भी हो सकती है? आपके पास अब क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? देखें, मेरा एक तजर्बा है, मैं तजर्बे की बुनियाद पे आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि एक आईनी पैकेज की ज़रूरत है, हमें जुडिशल रिफॉर्म्स लाने हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने हैं, क्योंकि तमाम जजेस जो हैं दे आर इक्वल्स, एक्सेप्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको इजाफी ड्यूटीज़ उनके पास हैं। इससे ज़्यादा तो फंक्शन, जुडिशल फंक्शन तो सबका इक्वल है, बराबर है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये हम कोई स्पेसिफिक्स में जाएंगे कि ये चीफ जस्टिस को 3 साल मिले या किसी और को 3 साल मिले। तो इसलिए मैं इस बारे में ना तो मुझे इल्म है और ना मुझे ये चीज़ को मंतकी एतबार से सही लग रही है। सर समझने के लिए, नाजरीन के लिए हमारे, आप ज़रा बताइएगा, कानूनी इस पे नुक्ता बताइएगा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा वैसे आइन के अंदर तो ऐसा कोई मौजूद है नहीं है, ये कोई आइनी ओहदा है या कोई कानूनी तौर पे ये है मामला, इसकी आइनी हैसियत क्या है, या जस्ट ये एक कहते हैं अलामती सा एक ओहदा होता है? क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज़ जो है आइन में नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नामजद नहीं कर सकते या उसको बतौर वजीर के दूसरे नहीं। सुन ले। आइन का एक प्रोविजन है आर्टिकल 4,
उसमें लिखा हुआ है कि कोई चीज़ जो है उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते अगर आइन उसको प्रोहिबिट नहीं करता। तो आइन में कोई ममानियत नहीं है कि आप किसी और शख्स को वफाकी वज़ीर का दर्जा दें या उसको सीनियर वज़ीर ट्रीट करें, या जिस तरह आपके एडवाइज़र्स हैं या स्पेशल असिस्टेंट्स हैं तो उनको भी हमेशा वज़ीर का दर्जा दिया जाता है। तो अगर का दर्जा दिया जा सकता है तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी दिया जा सकता है कैसे वज़ीर को जो कि सीनियर। इस पे आइन में ममानियत कोई नहीं है, और चूंकि ममानियत नहीं है और आइन में लिखा हुआ है कि जिस चीज़ पे स्पेसिफिक ममानियत नहीं है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पावर्स के हिसाब से सर ये क्या सेरेमोनियल होता है या इसकी एक्स्ट्रा पावर्स भी होती हैं इसकी? देखें, ये जब आप कहते हैं कि कोई शख्स जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, जैसे इससे पहले परवेज इलाही साहब रहे थे ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल ऐसे ही है। जब पिछली गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की तो परवेज इलाही साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के एक किस्म का साइकोलॉजिकल एडवांटेज था कि भाई उनको ज़रा सीनियर ट्रीट किया जाता था। उनका जो दफ्तर था वो प्राइम मिनिस्टर का जो सेक्रेटेरिएट है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे अच्छा कमरा उनका था। तो ये एक इस तरह का वो एक किस्म का वो एक रिकग्निशन होती है। बाकी इसमें कोई ममानियत तो है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस पे हमें कोई इशू खड़ा करने की जरूरत नहीं, मैं इशू की बात नहीं, मैं जस्ट समझना ये चाह रहा था कि ये जस्ट सेरेमोनियल है, इस पे कोई एक्स्ट्रा वो पावर तो नहीं है इसमें सर? नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड करता है ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन पे ज्यादा इन्हिसार करते हैं सही, तो फिर डेफिनेटली उनकी इंपॉर्टेंस तो बन जाती है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंस उनकी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा मामलात में उनकी शराकत होती है, उनकी कोलैबोरेशन होती है, उनसे कंसल्टेशन की जाती है, तो उसमें वो एक अहमियत तो उनकी होती है ना जी, वो तो कुदरती बात है। उसमें तो यानी ये कहना कि उससे कोई अहमियत जो है वो ज्यादा नहीं हो सकती, तो हो सकती है ज्यादा।